नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी। ओमकार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, लोकसभा और विधानसभाओं में देश की आधी आबादी के लिए 33% सीटें रिज़र्व करने का विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। 1-2 सांसदों को अगर छोड़ दें, तो सब दलों ने इसका समर्थन दिया। अतीत में भी कई बार इसे पेश करने की कोशिश की गई थी। एक बार राज्यसभा में पारित भी हुआ और लोकसभा में अटक गया। 27 साल बाद आकर के अब ये पारित हो पाया है। तो मैं आपसे ये जानना, समझना चाहती हूँ कि ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ? बहुत सही सेंटेंस आपने लास्ट में बोला है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। जी, चमत्कार ये हुआ है इसलिए कि एक तो कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी जी, कि बीजेपी ऑफिस में जो महिला मोर्चा की बैठक थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये इसलिए हुआ क्योंकि एक मजबूत सरकार, मजबूत से मतलब उनका कहने का ये था कि पूर्ण हुँ, बहुमत वाली सरकार, जी, यानी एक ऐसी सरकार इस समय केंद्र में है जिसे किसी की बैसाखियों की जरूरत नहीं है हुँ, हुँ, और ये गठबंधन की सरकार भी नहीं है, यानी मजबूर सरकार नहीं है। जी, एक तरीके से वो ये भी मैसेज देना चाहते थे ये बयान दे करके जी, जी, कि ये जो अभी कांग्रेस, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कुल मिलाकर के जो 26-28 दल एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं विकल्प के तौर पर, कि ये फिर वैसा ही प्रयोग होगा जैसा अतीत में हो चुका है। और चूंकि उस समय भी एच डी देवगौड़ा के समय भी 96 में ये बिल पेश करने की कोशिश की गई, अटल जी की भी गठबंधन सरकार थी, वहाँ पूर्ण बहुमत उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं था, उसमें भी 2 बार प्रयास किए गए। और मनमोहन सिंह की भी गठबंधन सरकार थी 2010 में, जिसका उल्लेख अभी आपने किया है कि एक बार राज्यसभा में जी, पारित हुआ था मार्च 2010, जी, जी, पर लोकसभा में पारित नहीं हुआ क्योंकि वो गठबंधन सरकारें थी और गठबंधन में कुछ ऐसे दल हमेशा रहते हैं जो विघ्न डालते रहते हैं अलग अलग कारणों से। हम और आप ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो हमारा समाज है वो सामंती सोच वाला है और पुरुष सत्तात्मक है। जी, यानी इतने सालों बाद भी, आज़ादी के इतने सालों बाद भी, जो एक गुलामी की मानसिकता कहीं ना कहीं हमारे हर व्यवहार में, हर फैसले में, हर कर्तव्य में देखने को मिलती है, जी, उसका असर किन्हीं न किन्हीं रूप में जो हमारी आधी आबादी है, जी, जी, जो देवी स्वरूपा है, लेकिन उसको किस तरीके से दबा करके रखा गया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वेरी ट्रू। तो हमेशा से ही महिलाओं को उनका वाजिब हक ना मिले, उनको बराबरी का दर्जा ना मिले, उनकी राय को तरजीह ना दी जाए, हुँ, हुँ, फैसलों में उनको न्यूनतम शामिल किया जाए। बहुत सारे परिवार तो अभी भी ऐसे हैं जो महिलाओं को फैसलों में शामिल ही नहीं करते हैं, जी, शायद उनकी जो ईगो है वो हर्ट हो जाती है। हुँ, हुँ, तो ये इतना आसान बिल्कुल नहीं था और चूंकि अलग-अलग 3 सरकारों ने 4 बार इसको पेश करने की कोशिश की थी और विफल रही थी, हुँ, तो हुँ, इसलिए जो ये चमत्कार शब्द का आपने इस्तेमाल किया, ये वाक़ई हुँ, चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस समय देश को मिला हुआ है। नंबर 2, हुँ, वो जब भी कोई फैसला करने वाले होते हैं, तो एक ऐसा वातावरण बना देते हैं कि जो उनके कट्टर विरोधी भी हैं, हुँ, हुँ, वो भी माहौल को भांपते हुए कहीं अलग-थलग ना पड़ जाएँ हुँ, या हम कहीं अ,
जो भी फैसला हो रहा है, हुँ, हुँ। जो देश की व्यापक, मैं अगर इसी संदर्भ में कहूँ महिला वाले में ही, तो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व वो करती हैं कि कहीं हम इस मामले में हुँ, महिला हुँ। विरोधी साबित ना हो जाएँ। हुँ, हुँ। इसलिए कान दबा करके सबने लोकसभा में भी केवल जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, खुद हैदराबाद जी। से ये, और दूसरे इनके जो जलील हैं वहाँ के हुँ, हुँ। संभाजी नगर के, उन 2 को छोड़ दें तो बाकी तो 454 ने इसका समर्थन किया और ये थंबल मेजॉरिटी से पारित हुआ। 2/3 बहुमत वहाँ मिला, 2/3 बहुमत राज्यसभा में, तो किसी एक मेंबर ने भी इसका विरोध नहीं किया। तो ये चमत्कार इसलिए हुआ कि एक वातावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी महिलाओं के पक्ष में बना चुके थे, और जी। कोई भी अगर इसके खिलाफ जाता तो उस पर महिला विरोधी होने का ठप्पा जो है वो लग जाता। तो इसलिए वेरी ऑब्वियस। सब डरे हुए थे, और सब अब बदले हुए माहौल में श्रेय भी लेने की होड़ में थे। हालाँकि हुआ कांग्रेस भी। समेत कुछ दलों ने जो है लेकिन, किंतु, परंतु, ओबीसी, ये सी, वो सी, इस तरह की चीज़ें कहने की कोशिश की। लेकिन उनको पता था कि हम विरोध नहीं कर सकते हैं जिस तरह का वातावरण बन गया है। तो इसलिए ये पारित हो गया, और ऐसे समय हुआ है जब 5 राज्यों में चुनाव बिल्कुल किसी भी समय घोषित हो जाएँगे, जी, और जी। अब लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर रहे नहीं। जी, जी। कुछ एक्सपर्टीज़ ये कह रहे हैं कि इसका दो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, भाजपा इसका फ़ायदा ले सकती है और चूँकि इसे 2029 से लागू किया जाएगा, यानी कि इससे भी अगली वाली लोकसभा में, इसलिए तब भी उसे लाभ मिलेगा, यानी कि 2-2 अ, चुनावों में उसको लाभ मिलेगा। तो बात क्या मतलब चुनावी लाभ तक सीमित है या इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे हमारे देश में? देखिए, ये बात तो ठीक है कि जब आधी आबादी को कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री सम्मान दे रहा है, और आगे चूँकि 33% महिलाएँ लोकसभा में भी बैठेंगी, हुँ, हुँ। इनकी संख्या 181 हो जाएगी, जो अभी 80-82 के आसपास मेरे विचार जी, से जी। है। अलग-अलग 81 जो है। विधान सभाएँ हैं हुँ, हुँ। अलग-अलग राज्यों की, वहाँ भी 33% महिलाएँ बैठेंगी। हुँ, हुँ। ज़ाहिर है कि उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, वो फैसलों में शामिल होंगी। उनकी जो राय है उसको कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार आगे से अनदेखा नहीं कर पाएगी। हुँ, हुँ। तो इससे क्या होगा कि एक तो राजनीतिक दल जो अभी तक अपने संगठनों में भी उनको पदाधिकारी या ज़िम्मेदारी के पद देने से बचती रही हैं, उनको अपनी सोच में आमूल-चूल बदलाव लाने पड़ेंगे, परिवर्तन करने पड़ेंगे। जी। दूसरे, उतनी संख्या में टिकट देने पड़ेंगे, हुँ, हुँ। उतनी ही संख्या में जो निर्णय होंगे पार्टी के, जो नीतियाँ बनेंगी अलग-अलग मुद्दों पर, हुँ, हुँ। उसमें महिलाओं की राय लेनी पड़ेगी। तो ये एक बाध्यता हो जाएगी। जहाँ तक 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ मिलने की बात है, तो ये बात ज़रूर है कि जो जिसने इनिशिएट किया है, नरेंद्र मोदी ने अगर इनिशिएट किया है, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए मनविंदर जी, जी। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 से ही महिलाओं के व्यापक हित में बहुत सारे फैसले किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। घर-घर शौचालय बनाने की बात हो, हर घर में गैस सिलेंडर पहुँचाने की बात हो, जी। चाहे हर घर में बिजली पहुँचाने की बात हो, जन-धन खाते जितने खुले हैं करीब 50 करोड़ के आसपास, उनमें से 70% तो महिलाओं के ही हैं। जी। इसके अलावा जो है, जो मुद्रा योजना प्राइम मिनिस्टर लेकर के आए थे, उसमें भी करीब 70% जो लाभार्थी हैं वो महिलाएँ हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारी सेना में कमीशन्ड दिए गए हैं महिलाओं को भी अब पुरुषों के बराबर अधिकार दे दिए गए हैं। उनको जी, कमांड करने की व्यवस्था कर दी गई है। अग्रिम मोर्चे पर जाकर के अब वो भी इसके हुँ, अलावा हुँ, पूरी दुनिया में जो महिला पायलट हैं वो 5% हैं और हमारे यहाँ 15% हो गई हैं। हुँ, हुँ, तो अलग-अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से महिलाओं को भागीदारी दी गई है, अब जल से नल, नल से जल, हुँ, हुँ, ये योजना लागू की गई है। इसका किसको फ़ायदा हो रहा है? उन महिलाओं को जो ग्रामीण क्षेत्रों में सिर पर पानी ढो कर के 1-1, 2-2 किलोमीटर से लेकर के आती थी। 10 करोड़ ऐसे परिवार हैं, ऐसी महिलाएँ हैं, जिनको अलग-अलग योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। 3 करोड़ ऐसे घर बना कर के महिलाओं के नाम रजिस्ट्री की गई है कि जो इन्होंने कहा था कि हर सिर पर हम छत की व्यवस्था 2022 तक करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएँ इस समय लागू हैं, जिनका सीधा लाभ महिलाओं को मिला है। तो जी, मेरा कहना ये है कि केवल महिला आरक्षण से ही उनको वोट नहीं मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं और जी, महिलाएँ भी समझ रही हैं कि ये आदमी है, ये प्राइम मिनिस्टर है, जिसने हमारे लिए वास्तव में काम किया है, केवल गाल नहीं बजाए हैं। 2014 में भी आप देख लीजिए, कितने प्रतिशत महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, कितने प्रतिशत कांग्रेस को किया। उस समय भी करीब 27% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था। 2019 में ये संख्या बढ़कर के 36% हो गई और अब चूँकि महिला आरक्षण भी ले आए ये, तो इसमें कोई शक-शुबा किसी को नहीं होना चाहिए कि 2024 के इलेक्शन में भी और जो ये 5 राज्यों के चुनाव अभी होने वाले हैं, तेलंगाना, मिज़ोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें भी कहीं न कहीं महिला मतदाताओं का झुकाव चाहे कम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ और पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा दिखाई देगा। और हाँ, एक और जो जी, आपने पूछा कि इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ क्या होंगे, तो राजनीतिक लाभ का तो मैं बता चुका कि हुँ, हुँ, अब महिलाओं को अलग-अलग पार्टियों के संगठन में भी, टिकटों के वितरण में भी और फैसलों में भी अहम स्थान मिलने वाला है। और जब महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, तो उसके सामाजिक और आर्थिक लाभ सीधे महिलाओं को भी मिलते हैं, परिवार को भी मिलते हैं, समाज को भी मिलते हैं और देश को भी मिलते हैं। जी, सामाजिक स्तर पर अगर महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, अगर महिला विधायकों को, महिला सांसदों को, महिला मंत्रियों को अलग-अलग प्रोग्राम्स में बुलाया जाएगा, तो वहाँ उनका एक सम्मान भी होगा, उनका एक दर्जा भी होगा और जो आने वाली बेटियाँ हैं, वो उनसे प्रेरणा भी लेंगी कि हमें भी आगे चल कर के एक सम्मान अर्जित करना है, तो हमें अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यों में और देश के कार्यों में बढ़ाने चाहिए। और आर्थिक सशक्तिकरण भी निश्चित रूप से महिलाओं का होगा। अभी तक तो 2014 से पहले तक तो जो कुल मिलाकर के पूरे देश में खाते थे, उनमें अधिकांश पुरुषों के ही थे। हुँ, हुँ, महिलाओं के तो अब जो 50 करोड़ के आसपास, 52 करोड़ के आसपास जो जनधन खाते खुले हैं, उनमें जाकर के अब 70% महिलाओं के खाते और अब बहुत सारी योजनाओं का पैसा सीधे महिलाओं के खाते में जा रहा है, तो जी, उनका तो जी, वैसे ही आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। और जी, जी, चूँकि पहले जितनी कल्याण योजनाएँ थी, उनका पैसा पुरुषों को मिलता था, तो वो दारू पी कर के या दूसरे हुँ, कामों में हुँ, उनको कई बार उड़ा देते थे। जी, महिलाओं जी, के पास जब पैसा पहुँचता है, तो फिर वो उसका बहुत कायदे से और सही कामों में खर्च करती हैं, बेफिज़ूल की चीज़ों में वो खर्चे नहीं करती हैं। अपवाद जी, तो हर जगह होता है। जी, जी, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। एक और बड़ी खूबसूरत बात हुई है, नई संसद की शुरुआत बड़े बदलाव लाने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किए जाने से हुई है। अब देखिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के उस दिन के तीनों भाषण को अगर हम ध्यान से देखें, सुने, तो उन्होंने सभी पक्षों से अतीत की कड़वाहट को भुला करके नई शुरुआत की अपील की है, ताकि देश को विकास मिले, देश आगे बढ़े। तो क्या मतलब ये बात उनके ज़हन में आएगी, सदन में देखने को मिलेगा, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने एक रिक्वेस्ट जैसा एक भाषण किया उन्होंने? देखिए, सत्ता पक्ष का काम है अलग-अलग सेक्टर के लिए विधेयक लाना, योजनाएँ बनाना, नीतियाँ बनाना, उनको ज़मीन पर उतारने की कोशिश करना और जल्दी से जल्दी ज़मीन पर उतारने की कोशिश करना, ताकि जो जिन सेक्टर्स के लिए, जिन वर्गों के लिए, जिन समुदायों के लिए उन विधेयकों को लाया गया है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया में होते हैं, पार्लियामेंट की स्वीकृति से ही बनते हैं, उनका जीवन स्तर जो है वो जल्दी से जल्दी सुधारा जा सके, उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले। हुँ, हुँ। सत्ता पक्ष का काम है कि जो भी देश की समस्याएँ हैं, उनको एड्रेस करें और उसमें क्या उसके समाधान हो सकते हैं, उसके लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किए जाएँ। जी, विपक्ष का काम है विरोध करना। विरोध करना मतलब हर चीज़ का विरोध करना नहीं। कुछ सकारात्मक चीज़ें होती हैं जो राष्ट्र के व्यापक हित में होती हैं, उनका आपको समर्थन भी करना चाहिए। कई बार समर्थन मिल जाता है विपक्ष का, कई बार नहीं मिलता है। राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक लाभ लेने के लिए या सरकार को डिफेम करने के लिए कि हुँ, देखो इतना समय हो गया है और ये सरकार तो आज तक कुछ नहीं कर पाई। हालाँकि पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामे करना, सरकार को ऐसे विकास कार्यों में डिले करने के लिए रोकना कि जिनका तुरंत देश में एक बदलाव का वातावरण देखने को मिलेगा, ये सब एक टैक्टिस होती है विपक्ष की। लेकिन आपने सही कहा है कि नई पार्लियामेंट है। अ, उन्होंने कहा था कि नई शुरुआत करनी चाहिए हम लोगों को। उन्होंने ये भी कहा कि साहब गणेश चतुर्थी से हमारी शुरुआत हो रही है और जो गणेश जी हैं वो तो शांति के प्रतीक हैं और उन्होंने कहा था कि चूँकि ये संवत्सरी से भी शुरू हो रहा है, जी, तो जी। क्षमा का भी एक भाव होना चाहिए। जो अतीत की हुँ, हुँ। कड़वाहट है, जो गिले-शिकवे हैं, किसी ने किसी को कुछ कह दिया था तो उसको लेकर के आप बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ भी दिल से, दिमाग से आप भुला करके एक नई शुरुआत कर दें यहाँ से, नए भवन से। तो जी, कुल मिलाकर के तो उनका जो तीनों भाषण थे वो बहुत ही सकारात्मक थे, जी। पैट्रियोटिक थे। जो राजनीतिक एक गोलबंदी होती है, उससे ऊपर उठ कर के उन्होंने बातें की थी। जी, जी। पर हमने देखा है ठीक है, सर्वसम्मति से दोनों सदनों की सहमति मिली है इसको, महिला आरक्षण विधेयक को, लेकिन फिर भी जिनको राजनीति करनी होती है उन्होंने राजनीति की है। सोनिया गांधी का भाषण देख लीजिए, राहुल का देख जी, लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का देख लीजिए, जी, जी। कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे मेंबर थे, केसी वेणुगोपाल से लेकर के जयराम रमेश और तमाम, इसके अलावा भी दूसरे दलों के जो हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने अपने हिसाब से क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की, किसी ने ओबीसी का सवाल उठा दिया। जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत विस्तार से ये जानकारी दी थी कि भई 3 ही तरह के आरक्षण की व्यवस्था अभी हमारे संविधान में है। एक है सामान्य श्रेणी, जिसमें ओबीसी भी आ जाता है, मतलब उसी में इंक्लूड है, मतलब हुँ। ओबीसी को भी आप सामान्य वर्ग के लिए जो टिकट बाँटते हैं, उसमें आप जितने चाहे उतने बाँट दीजिए, ओबीसी को भी ले लीजिए, उसमें जितने लेना चाहें आप ले लीजिए। इसके अलावा एससी होता है और एसटी होता है। ये 3 ही श्रेणी हैं अभी तक संविधान में। और किसी ने कांग्रेस से ये पूछ भी लिया था कि 2010 में आपने जो राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पारित कराया था, उसमें क्या ओबीसी के लिए प्रावधान किया था आपने? नहीं किया था। तो अब क्यों प्रावधान चाहिए आपको? यानी 13 साल बाद आपको अचानक
ओबीसी की याद क्यों आ रही है? और इतने सालों तक आप सत्ता में रहे, आप ये देखिए कि करीब 35 से 37 साल तक तो जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री रहे, नेहरू गांधी परिवार से। और कुल मिलाकर तो इनके जो बाकी के प्रधानमंत्री थे, उनका भी कार्यकाल लगा लें तो ये 55 से 57 साल के आसपास होता है। तो इतने जी, साल भैया आप रहे, आपने कभी संविधान संशोधन करके ओबीसी की तब तो शुद्ध सुध नहीं ली। अब क्यों आप ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहे हैं? तो ये राजनीतिक गिमिक होता है, टैक्टिस होती है कि चलो समर्थन तो हम कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी का कार्ड जो है खेल लो। अब राहुल गांधी लिया है कि साहब 90 सेक्रेटरी हैं, 90 में से हुँ, केवल 3 सेक्रेटरी ओबीसी के हैं, तो मोदी जी बताएं कि देश को चलाने वाले से, तो उसका गृह मंत्री ने जवाब भी दे दिया, अमित शाह ने, बहुत अच्छा से। कि उनकी समझ ये है कि सेक्रेटरी देश को चलाते हैं, हुँ, हुँ, हमारी समझ ये है कि सरकार चलाती है, वही नीति बनाती है, पार्लियामेंट चलाती है। तो एक व्यवस्था ये है कि पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना कोई सेक्रेटरी क्या कर लेगा या सरकार क्या कर लेगी। एक व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में है कि दोनों सदनों की स्वीकृति आपको लेनी ही पड़ेगी कोई भी फैसला लागू करने के लिए। तो उसका जवाब उन्होंने दूसरे तरीके से दिया कि हमारे 85 के आस 87 ओबीसी से ही एमपी आए हुए हैं। तो आप 3 सेक्रेटरी को लेकर के बैठे हुए हो, उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने जो एमएलसी हैं, जो विधायक हैं, उनकी संख्या भी गिना दी। तो ये सब चलता रहेगा, पर कुल मिलाकर के ये है कि एक नई शुरुआत वाक़ई नई पार्लियामेंट से होनी चाहिए। अब वो आगे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत कुछ तो राजनीतिक दलों से ये जो चुनाव आते रहते हैं, ये भी कराते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो इसमें 5 दिन के सेशन में भी जो 4 दिन में खत्म हो गया, अ, इसमें भी राजनीति देखने को मिली, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव में जाना है। जी, तो मोदी सरकार की पूरी तरीके से समर्थन तो कर नहीं सकते, विरोध भी दिखाना है, वोट भी लेने हैं। फिर सामने लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो मान लीजिए कि शीतकालीन सत्र में तो और भी ज़्यादा रायता फैलाएँगे ये लोग। जी, और जी, उससे पहले, उसके तुरंत बाद, शीतकालीन सत्र के तुरंत बाद तो भगवान राम के मंदिर के कपाट खुल जाएँगे जनवरी 2024 में। तो इनको एक वातावरण तो बनाना है ना अपने पक्ष में और मोदी सरकार के खिलाफ। तो वहाँ चलता रहेगा ये सब। पर एक जेस्चर दिखाया, प्रधानमंत्री ने सबसे अपील की कि भई अब नई शुरुआत करिए। नहीं करेंगे तो जनता उनको भी देखेगी, और जो ठीक से सरकार चलाएँगे, जनता उनको भी देखेगी। वो अपने हिसाब से फिर फैसला दे देगी। आपने जैसा कि टच किया अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव किसी भी समय इनकी घोषणा हो सकती है और कहने को लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। तो पक्ष और विपक्ष की जो गोलबंदी शुरू हो चुकी है और जो सर्वे आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा एनडीए को जनादेश मिल सकता है। इसके उलट, इसके विपरीत राहुल गांधी का हाल ही में बयान आया है कि कांग्रेस भाजपा को हरा सकती है। कैसे देखते हैं आप इसे? इससे बड़ा चुटकुला और क्या हो सकता है? इस पर हँसा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की हालत आज क्या है? राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव क्यों हार गए थे स्मृति ईरानी के सामने 55,000 वोटों से? जी, क्यों उनको वायनाड जाना पड़ा था? और पूरे उत्तर प्रदेश में 80 में से कांग्रेस को केवल 1 लोकसभा सीट मिली थी रायबरेली की, उनकी मम्मी जीत करके आई थी। जी, बाकी छोड़ दीजिए लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली। 403 में से केवल 2 सीटें कांग्रेस को। और वोट ऑफ परसेंटेज, वोट शेयर 2 पॉइंट समथिंग कांग्रेस का। जी। अलग-अलग राज्यों में और बड़े राज्यों में, जहाँ से इतनी-इतनी सीटें आती हैं। हुँ, हुँ। महाराष्ट्र 48 सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ। वहाँ चंद्रपुर में सिर्फ 1 एमपी जीता 48 में से, महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल में केवल 2 एमपी जीते थे इनके। बिहार में
यही हाल है, 2 एमपी जीते थे। ये मैं बड़े राज्य बता रहा हूँ जहाँ 40, 42, 48, 80 सीटें आती हैं। तमिलनाडु में डीएमके के साथ चुनाव लड़ रहे थे मिल करके, वहां पर भी कितनी सीटें आई थी इनकी? मैक्सिमम सीटें इनकी केरल से आई थी और पंजाब से आई थी। तो ये कह देना कि हम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, ये हुँ, हवाई बातें करना, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करना कि साहब हम अभी भी इतने मजबूत हैं। और चूंकि राहुल गांधी को जो सलाह देने वाले लोग हैं, वो हुँ, हुँ, उनमें गुब्बारे की तरह हवा भरते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि नहीं नहीं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप बहुत लोकप्रिय हैं, जनता आपकी बहुत सुनती है, बहुत सम्मान कर रही है। देखो ट्विटर पे जो आपने ट्वीट किया था उसको कितने लाख लोगों ने जो है रीट्वीट किया है, आप तो बहुत ही ज़्यादा लोग। और दूसरे जो उनका भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा थी, उसकी वजह से भी, चूंकि हर राज्य की कांग्रेस की इकाई पूरी ताकत झोंके हुए थी कि राहुल जी को कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि साहब जन समर्थन कम है या लोग हुँ, उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं। तो भीड़ जुटाओ, गाड़ियों में भर भर के लाओ, जहां जहां हुँ, से हुँ। सड़क से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वहां ले जा करके भीड़ को खड़ा कर दो, ताकि उनको ये लगे कि पूरा देश ही मेरे साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, अगर कांग्रेस इतनी मजबूत होती तो फिर ये 27-28 दलों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? पटना में बैठक कर रहे हैं, 2 दिन वहां लगा रहे हैं, हुँ, फिर आप हुँ। बेंगलुरु में 2 दिन लगा रहे हैं, खपा रहे हैं, फिर आप मुंबई पहुंच गए, वहां 2 दिन खपा रहे हैं। और मजेदार बात यह है, ना पटना में, ना बेंगलुरु में, ना मुंबई में एक लोगो तक का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। आपके लोगो क्या होगा इस गठबंधन जी, दल जी। का, इसका संयोजक कौन होगा, ये फैसला नहीं कर पा रहे हो। सीट जी, शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, ये आप नहीं बता पा रहे हो। जी। तो आप जो आपके अंतर विरोध हैं और जिस तरह की राजनीति अब शुरू हो गई है, अरविंद केजरीवाल अलग दिशा में भागे जा रहे हैं। उनके लोग कह रहे हैं कि जी पंजाब में और दिल्ली में तो कांग्रेस देखे ही ना, यानी अपने कैंडिडेट ही खड़े ना करें, यहाँ तो हम हुँ, लड़ेंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल की तरफ तो देख भी मत लेना। अखिलेश यादव इनको बाकी की सीट देने को तैयार नहीं है। तो भैया ये गठबंधन बना काहे के लिए है? सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए या एक मैसेज देने के लिए? इस तरीके से आप नरेंद्र मोदी से चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे? कोई तैयारी अभी तक आपकी नहीं है और अंतर विरोध खुल करके सामने आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं आप ये कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है। गुजरात में 13.5 साल तक नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर रहे, ये लड़ते रहे उनसे। यहाँ भी अब नरेंद्र मोदी 9.5 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं उनसे। लेकिन आज तक भी इन 22 सालों में ये नरेंद्र मोदी एक्चुअल में हैं क्या और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, हुँ, हुँ। ये नहीं समझ पाए। तो भैया आप जिनसे लड़ने के लिए जा रहे हो, जिनसे भिड़े हुए हो, आपको उनकी ना स्ट्रेंथ पता है, ना आपको उनके माइनस पॉइंट पता है, तो आप क्या खाक लड़ोगे? तो इस तरह के दावे जब आप करते हो तो उस पर सिर्फ लोग हंस सकते हैं और इसका कोई मतलब और मकसद नहीं है। एक और बात दिमाग में आ रही है सर, ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं? दूसरे 5 राज्यों के नतीजे क्या लोकसभा चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकेंगे? देखिए ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो क्या उन राज्यों के जो नतीजे आने वाले हैं उसका कोई इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव पर होगा? हुँ, हुँ। मेरा कहना है नहीं। क्योंकि बहुत सारे मीडिया को क्या आदत पड़ी हुई है, ये सेमीफाइनल है और हुँ, लोकसभा हुँ। फाइनल है। जी, जी। अरे भाई, कोई सेमीफाइनल नहीं होता है, कोई फाइनल नहीं होता है। जो राज्यों के चुनाव हैं वो राज्यों के चुनाव हैं, जी। जो लोकसभा के चुनाव हैं वो देश के चुनाव हैं। राज्यों में आपको मुख्यमंत्री चुनना है,
देश में आपको प्राइम मिनिस्टर चुनना है जो देश को आगे ले जा सके, निरंतरता में काम कर सके, फैसले कर सके। मैं 2004 का ही उदाहरण देता हूं, जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। उससे ठीक पहले राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अटल जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अटल जी को लगा कि देश में वातावरण ठीक है। जब हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में हम आ गए, छत्तीसगढ़ तो खैर बड़ा राज्य नहीं है, पर कम से कम राजस्थान और मध्य प्रदेश को तो हम मान के चल ही सकते हैं, तो फिर हम लोकसभा का चुनाव भी जीत लेंगे। उन्होंने चुनाव करा दिए। क्या हुआ? 138 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, यानी वो सत्ता से बाहर हो गए। कांग्रेस आ गई। तो क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों का कोई असर लोकसभा चुनाव पर हुआ? नहीं हुआ। इसी तरीके से जब ये चुनाव में आए, चुन करके आए, यानी नरेंद्र मोदी, इनकी सरकारें चल रही थी ना, राजस्थान में भी चल रही थी, मध्य प्रदेश में भी चल रही थी, छत्तीसगढ़ में भी चल रही थी। तो फिर पिछले जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस तीनों राज्यों में कैसे चुनाव जीत गई? और उसके तुरंत बाद जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बन गए? इसलिए राज्यों के परिणामों का लोकसभा चुनाव से कोई दूर दूर तक का लेना देना बिल्कुल नहीं होता है। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, पूर्वोत्तर में तो अब कांग्रेस लगभग खत्म है, तो मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थकों की ही फिर से सरकार बनने के आसार हैं। तेलंगाना में चूंकि आप चाहे जो कहते रहिए केसीआर के बारे में, के चंद्रशेखर राव के बारे में, पर उन्होंने बहुत काम किए हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मेहनत कर रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल गई थी और 1 सीट पर तो मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को भारतीय जनता पार्टी हरा करके लोकसभा इनका कैंडिडेट पहुंचा था। तो और विधानसभा चुनाव में भी इनका ठीक-ठीक प्रदर्शन रहा था। तेलंगाना में फिर से केसीआर की ही सरकार बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। यानी वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोशिश जरूर करेगी, पर मुझे नहीं लगता कि इनको कामयाबी मिल पाएगी। बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है, सीटें बढ़ा सकती है आगे के लिए। जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है। मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत टफ फाइट हो सकती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें रहेंगी, लेकिन जब चुनाव प्रचार शुरू होता है, जब कैंडिडेट सामने आते हैं, जब मुद्दे सामने आते हैं, तो कई बार चीजें बदल जाती हैं। एक दूसरा सवाल आपने पूछा था कि इन चुनाव में, खास तौर से लोकसभा चुनाव में, कौन से मुद्दे होंगे जो प्रभाव डाल सकते हैं? जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। उनकी जो लीडरशिप है, उनके जो काम हैं, उनके जो फैसले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो भारत का सम्मान बढ़ाया है और जिस तरीके से ग्लोबल रेटिंग आ रही है उनकी, लगातार 3 साल से जी, पूरी दुनिया के प्रॉपर है। राष्ट्र प्रमुखों में वो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं। अभी भी 76% की ग्लोबल रेटिंग है। G20 जिस तरीके से कामयाबी से उन्होंने कराया है और जिस तरह जी, के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, नई पार्लियामेंट बन रही है, भारत मंडपम बन रहा है, यशोभूमि बन रही है, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, वाटरवेज, एयरवेज, हर तरफ विकास, और समाज के किसी वर्ग में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को लेकर के किसी तरह की कोई नाराजगी दिखाई नहीं दे रही है। जी। हर वर्ग जो है वो संतुष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, विपक्ष महंगाई को, बेरोजगारी को,
इन चीज़ों को तूल देने की कोशिश करेगा, मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसका मैंने अभी तक ज़िक्र नहीं किया, जनवरी 2024 में भगवान राम के मंदिर के जो कपाट खुलने वाले हैं, जी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक कहना चाहिए कि जो गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकता है। ये जी, महिला आरक्षण, तमाम दूसरे फैसले वो सब रहेंगे, लेकिन भगवान राम के मंदिर के जो कपाट खुलेंगे और उसके 3-4 महीने के भीतर जो वोटिंग होगी, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरे दर्शकों को और मेरे चैनल के लिए आपने समय निकाला। ओमकार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।